मेरा नाम रवि है। इंस्पेक्टर साहब ने जोर से मेज पर हाथ मारा और जोर से चीखते हुए कहा कि हथकड़ी लगाओ इसे। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और हलक में कांटे चुभ रहे थे। मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कुछ कहना चाहा, मगर मेरी आवाज मेरे हलक में ही दबकर रह गई। मैंने फिर भी अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा कि साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हाथ जोड़कर कहा। सामने वो औरत अपने चेहरे पर हंसी लिए और आंखों में गुस्सा भरकर मुझे देख रही थी और फिर उसने अपने ग्लासेस उतारकर टेबल पर रखे और बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रही हूं ना कि ये 2 टके के लोग सिर्फ खुद को बेगुनाह कहते हैं, बेगुनाह होते नहीं हैं। इसने मेरे फोन के कवर में से 5 लाख रुपए का चेक चुराया है। ये चोर है। आप इसे पकड़कर ले जाइए और जेल में बंद कर दें। लेकिन फिर मैं चीखते हुए बोला, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे तो बस ये फ़ोन मिला था। और फिर इंस्पेक्टर ने हाथ ऊपर करके मुझे चुप होने का इशारा दिया। तुम जैसे लोग पहले चोरी करते हो और फिर मासूम बनने का ड्रामा करते हो। ले जाओ इसे और हवालात में बंद कर दो। हवलदार ने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। जेल की सलाखें मेरी आंखों के सामने आने लगी। मैंने ऊपर देखा कि ऐ ऊपर वाले, मेरी ईमानदारी का क्या यही सिला था? क्या मुझे अपनी ईमानदारी के बदले ये सजा मिलेगी? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैं जेल की सलाखों तक कैसे पहुँचा? ये एक बहुत बुरी कहानी है। मेरी मजबूरी और मेरी आजमाइश ने। हम दो ही भाई बहन थे। मैं बड़ा था और मेरी बहन मुझसे छोटी थी। घर की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। पिताजी की मौत के बाद तो जैसे हमारे सर से उनका साया नहीं उठा, बल्कि हम बर्बाद हो गए। हमारा सब कुछ तबाह हो गया। पिताजी के देहांत को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि घर में राशन तक नहीं बचा था। हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई थी। माँ मेरी तरफ देखती तो उसकी आंखों में बेबसी साफ नजर आती। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझसे बोली, रवि बेटा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। अब तुम्हारे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब तुम्हें ही ये सब कुछ संभालना होगा। तुम्हें ही जिम्मेदारी उठानी होगी। लेकिन पिताजी के होते हुए मुझे कभी भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पिताजी गांव के एक बहुत बड़े जमींदार थे और हमारी बहुत सी ज़मीनें थीं और काफ़ी खेत भी थे। और मैं अभी काफ़ी छोटा भी था। मैं स्कूल जाता था और 8th क्लास में था। इसलिए मुझे कभी किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। लेकिन अब पिताजी के ना होने के कारण मुझे ही घर को देखना था और हमारे खेत और ज़मीन जो कुछ भी था, सब कुछ एक एक करके बिक गए थे। हमारे पास जितना भी बैंक बैलेंस था, वो सब कुछ पिताजी के इलाज पर लग गया था। अब तो माँ के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए माँ ने एक खेत बेच दिया और फिर उससे कुछ दिन हमारा गुजारा हुआ और वो पैसे भी पिताजी के इलाज में ख़त्म हो गए। और इसी तरह एक-एक करके खेत, ज़मीनें, सब कुछ नीलाम हो चुका था। मेरे पिताजी को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी थी और हमने उनका इलाज सब जगह करा लिया था, लेकिन हर जगह से हमें नाकामी ही हासिल हुई। हम बड़े-बड़े शहरों में गए, बड़े-बड़े डॉक्टरों के पास गए, मगर कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दी और अपनी मोटी-मोटी फीस हमसे हड़प कर और सब अपनी मोटी-मोटी फीस हमसे हड़प करते रहे। और फिर एक दिन ऐसे ही माँ पिताजी के पास बैठी थी। पिताजी माँ से कह रहे थे कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं पिताजी के पास ही गया था, तभी पिताजी का हाथ पकड़ा था और पिताजी तभी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। माँ रोने लगी और पिताजी का देहांत हो गया। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमारे बहुत बुरे दिन गुजरने लगे। फिर माँ ने एक दिन मुझे समझाया कि बेटा, अब जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी है। मैंने घर के हाल देखते हुए अपनी पढ़ाई छोड़कर एक छोटी सी चाय की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि अगर मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मगर मेरी बहन तो पढ़ सके और कुछ बन जाए। अब मैं रोज इस चाय की दुकान पर जाता और बहुत मेहनत करता था और इससे ही थोड़ा बहुत घर का गुजारा हो जाता था। अब मैं बड़ा होने लगा था और जिम्मेदारी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन मुझे अब एक नई टेंशन हो रही थी। जब मैं 7th क्लास में था, तो एक लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं उसे बहुत पसंद करता था और वो मेरे मोहल्ले की ही थी। उसका नाम रिया था। हम दोनों स्कूल जाते थे, साथ खेलते थे और साथ ही पढ़ाई किया करते थे। हम दोनों को साथ देखकर हमारे माँ बाप खुश होते थे और उन्होंने हमारा रिश्ता बचपन में ही पक्का कर दिया था।
उस टाइम हमारे पास सब कुछ था। मेरे पिताजी के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमारा अपना खुद का घर था, एक छोटी-सी हैप्पी फैमिली थी। लेकिन अब पिताजी का देहांत होने के बाद जब हमारे पास कुछ नहीं रहा, तो एक दिन रिया की माँ हमारे घर पर आई और मेरी माँ से बोली कि बहन, अब मैं आपके यहाँ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। आपका बेटा कोई काम भी नहीं करता और मेरी बेटी के अब बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, इसलिए वो ये रिश्ता तोड़ गई। और मैं ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। मैं रिया से प्यार करता था और उसे ऐसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया। अब मैं रात में भी काम किया करता था। सुबह दिन में मैं चाय की दुकान पर जाता और शाम से रात तक मैं ढाबे पर जाकर बर्तन धोता, ग्राहकों को खाना देता और ढाबे की साफ सफाई किया करता था। मैं अब पहले से और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा था और 2 पैसे जोड़कर अपने पास रखने लगा, क्योंकि मुझे रिया से शादी करनी थी। मैं उसे बहुत पसंद करता था और अब घर का गुज़र ठीक से होने लगा। और ऐसे ही मेहनत कर करके मैंने एक छोटी-सी अपनी सब्ज़ी की दुकान कर ली। और फिर मैंने माँ से बात करी कि माँ, अब आप रिया के घर फिर से रिश्ता लेकर जाएँ और उसके माँ-बाप को मनाओ। मेरे कहने से मेरी माँ रिया के घर गई और उन्होंने उसकी माँ से बात की और उन्हें बहुत समझाया कि अब मैं काम करने लगा हूँ और हमारे घर का गुजारा ठीक से होता है। मैं रिया को बहुत खुश रखूंगा। और रिया ने भी अपनी माँ पर जोर डाला, तो रिया की माँ मना नहीं कर पाई और हम दोनों की शादी के लिए मान गई। हम दोनों की शादी में कोई शोर शराबा नहीं था, बस ऐसे ही सादगी से मैं रिया को अपने घर ले आया था। लेकिन अब रिया के आने के बाद जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने जल्दबाजी में रिया से शादी तो कर ली थी, मगर मैं इस बात को भूल गया था कि घर में एक और नया सदस्य आने से घर की जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पहले ही मुश्किल से गुजारा होता था, अब एक और जिम्मेदारी बढ़ गई थी। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मगर रिया बहुत ज्यादा समझदार थी और उसने कभी किसी चीज की कोई शिकायत नहीं की। और वो मुझे हमेशा समझाती थी कि मैं ज्यादा परेशान न हूँ और जितना भी मैं कमाता हूँ उससे हमारा गुजारा ठीक से हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर मुझे और ज्यादा हिम्मत मिलती थी और मैं हार नहीं मानता था। दिन ब दिन और ज्यादा मेहनत करता था। मैं रोज सुबह उठकर मंडी जाता था, वहां से सब्जियां लेकर आता और फिर दुकान खोलकर उसकी सफाई करता था और ग्राहक आने का इंतजार करता। कभी बारिश होती तो कभी बहुत तेज धूप, मगर मैंने कभी भी इन सब चीजों से हार नहीं मानी। मैं हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा मेहनत करता था। और फिर 1 साल के बाद हमारे घर में एक छोटी सी नन्ही सी परी आई। ऊपर वाले ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी थी। घर में खुशी तो आई, लेकिन साथ ही एक और बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बेटी का दूध, दवाई और भी खर्चे थे और अब मैं और ज्यादा परेशान रहने लगा था। लेकिन माँ ने मुझे समझाया कि बेटा, ये बच्ची लक्ष्मी का रूप है, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मेरी एक बात याद रखना, कभी भी लालच में आकर हराम कमाई घर पर ना लाना। हराम के पैसों से कभी भी घर में खुशी नहीं आ सकती। माँ ने मुझे समझाया तो मैं समझ गया कि मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरे घर की खुशियाँ बर्बाद हो जाएं। मैं भूखा मर जाऊँगा, लेकिन कभी भी गलत कमाई घर में नहीं लाऊंगा। वक्त बहुत तेज़ी से चलता रहा। मेरी छोटी बहन अंजलि अंजलि की पढ़ाई पूरी हो गई थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी, इसीलिए उसके रिश्ते आने शुरू हो गए थे। उसके कॉलेज में उसके साथ ही एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम प्रेम था, जो उसे बहुत ही पसंद करता था और वो एक बहुत अच्छी फैमिली से था। उसने अंजलि से शादी की बात की और हमारे घर रिश्ता लाना। उसकी फैमिली अच्छे खासे खाते पीते लोग थे और वो लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आ गए। शुरू में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, रिश्ता भी पक्का हो गया। लेकिन रिश्ता पक्का होने के 2 महीने बाद ही उन्होंने अपनी डिमांड्स रखना शुरू कर दी। मेरे घर के इतने अच्छे हालात नहीं थे जो उनकी डिमांड पूरी करते। एक रात रिया मेरे पास आई और बोली, रवि, घर में राशन खत्म हो चुका है, किचन में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैंने रिया की तरफ देखा, उसके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें कुछ मुड़े हुए नोट और कुछ सिक्के थे। वो 300 रुपए थे और वो पैसे उसको दे दिया और कहा कि कुछ दाल सब्जी मंगवा लो, मैं कल कोशिश करूंगा कि ज्यादा कमाई हो सके। अगली सुबह जब मैं काम पर जाने लगा तो अंजलि मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, भाई, प्रेम के घर वाले अब शादी की बात करना चाहते हैं और अगर जल्द ही शादी की बात नहीं की तो वो रिश्ता खत्म कर देंगे। ये सुनकर मेरे पैर वहीं जम गए। इतने मुश्किल से तो जैसे तैसे उसका रिश्ता पक्का किया था
और अंजलि प्रेम को बहुत पसंद करती थी। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो अंजलि का दिल टूट जाएगा। मैंने अंजलि के सर पर हाथ रखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो बहन, मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ। मैं प्रेम के घर वालों से बात करूंगा और कुछ दिन का टाइम और मांग लूंगा। मैं घर से बाहर तो आ गया था, मगर मुझे अंदर ही अंदर ये टेंशन खाई जा रही थी कि कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे जो अंजलि की शादी कर सकूं और उसके ससुराल वालों की डिमांड्स पूरी कर सकूं। सारा दिन मैं दुकान पर बैठा रहा और ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं आया था। शाम को जब मैं घर गया तो देखा घर में तो मातम छाया हुआ था। अंजलि, माँ और रिया रो रहे थे। मैंने घबराकर पूछा क्या हुआ, तो अंजलि रोते हुए कमरे में चली गई और माँ ने बताया कि प्रेम के घर वालों ने रिश्ता खत्म कर दिया। वो कह रहे थे कि उनके बेटे के बहुत रिश्ते हैं। वो तो उनके बेटे ने जबरदस्ती की तो वो हमारे घर रिश्ता लेकर आ गए, वरना वो ऐसे गरीब लोगों के यहाँ रिश्ता नहीं करते। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं भाग भाग के प्रेम के घर गया और उसके पिताजी से बात करी और कहा कि प्रेम और अंजलि एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप मुझे कुछ दिनों का टाइम और दे दें तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा और आपके डिमांड्स भी पूरी करूँगा और शादी भी बहुत अच्छे से करूँगा। मैं अपनी बहन का दिल नहीं तोड़ना चाहता। आप मुझे थोड़े महीनों का टाइम और दे दें। मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हमें तुम जैसे भिखारियों से रिश्ता नहीं रखना। जाओ, जाकर अपनी हैसियत के लोगों में रिश्ता ढूंढो। उस रात मैं घर वापस नहीं आया और पूरी रात सड़क के किनारे बैठकर रोता रहा। मेरी गरीबी मेरी सजा बन गई थी। मेरी शराफत और मेरी ईमानदारी किसी को नजर नहीं आ रही थी। सबको सिर्फ पैसा चाहिए था। अगली सुबह जब मैं घर गया तो घर में मातम छाया हुआ था। सबकी आंखों में आंसू थे। घर में एक दाना नहीं बना था। रिया ने मुझे देखकर अपने आंसू साफ किए और बोली, रवि, आप परेशान न हो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। मैंने गुस्से से कहा कि कैसा ऊपर वाला? रिया, इस दुनिया में गरीबों का कोई नहीं होता। यहाँ इज्जत सिर्फ पैसे की है। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मेरी बहन रो नहीं रही होती। मैं गुस्से से घर से बाहर निकल गया और दुकान पर जाकर बैठ गया। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं दुनिया को आग लगा दूं और मैं गुस्से में ही दुकान की उल्टी सीधी सफाई की और सब्जियां लगाकर बैठ गया। आसपास की दुकान पर रश लगा हुआ था, लेकिन मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। शायद मेरी किस्मत में यही दिन देखने लिखे थे। मैं सोच रहा था कि आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है और अगर आज भी मेरी कमाई न हुई तो मेरे घर में मेरी माँ, बहन, बेटी सब भूखे रह जाएंगे। ये सोचकर मैं और ज्यादा परेशान होने लगा। दोपहर का वक्त था, बहुत तेज धूप हो रही थी और मैं वैसे ही परेशान बैठा था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से एक औरत जिसने बहुत ही महंगा सूट पहना हुआ था और वो देखने में भी बहुत ज्यादा अमीर लग रही थी और आंखों पर काला चश्मा था और उसके हाथ में एक पर्स था और एक बहुत ही महंगा फोन था। वो बहुत शांति से चलती हुई मेरी दुकान पर आकर रुकी। उस औरत को देखकर मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। मैंने सोचा कि ये बहुत अमीर औरत है, शायद कुछ ज्यादा खरीदे और आज मेरी कमाई हो जाए। वो खड़ी होकर सब्जियों को देखने लगी। सब्जी कैसी थी? उसने बड़े ही कड़क अंदाज में पूछा। मैंने धीरे से कहा कि मैडम, 100 रुपए किलो। उसने कहा, ये तो बहुत महंगी है, ठीक से दाम लगाओ। अगर ठीक पैसे लगाओगे तो अच्छा खासी सब्जी ले लूंगी। वैसे भी पूरा दिन आज कोई ग्राहक नहीं आया था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़े कम पैसे लगाकर दे देता हूँ। घर का थोड़ा राशन भी आ जाएगा। वैसे भी घर में फाके हो रहे थे और घर में किसी ने एक दाना नहीं खाया था। मुझे घर में राशन लेकर जाना था। मैंने धीरे से कहा, ठीक है मैडम, ले लीजिए। मैं जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी और ठीक सी सब्जियां, आलू, प्याज, बैगन को तोला और उस औरत को दे दिया। उसने अपने बैग से 500 का नोट निकाला और मुझे दे दिया। मैंने कांपते हाथों से पैसे लिए और ऊपर वाले का नाम लेकर पैसे अपने पास रख लिए। उसने सब्जियां ली और अपने पर्स में कुछ देखने लगी और तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बात करने लगी और थोड़ा घबरा गई थी। उसने फोन काट दिया और पर्स से कार की चाबी निकालने के लिए फोन को वहीं दुकान पर रख दिया और चाबी लेकर जल्दी से अपनी कार की तरफ चली गई और अपने फोन को वहीं भूल गई। मैं तभी एक और ग्राहक को देखने लगा जो उसी वक्त आया था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो औरत चली गई तो मैंने देखा कि ये तो फोन उसी का है। ये फोन देखने में बहुत महंगा और कीमती लग रहा था। ये कोई छोटा मोटा फोन नहीं, आईफोन था।
मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने इधर-उधर देखा तो वो औरत जा चुकी थी। मैंने फ़ोन को उठाया तो देखा उसके ऊपर एक सेब का निशान बना हुआ था और वो धूप की रोशनी में ऐसे चमक रहा था, वो वाक़ई एक कीमती फ़ोन था। मैं फ़ोन को अपने हाथ में लेकर फ़ौरन उस तरफ भागा, जिस तरफ को उस औरत की गाड़ी गई थी, मगर वो गाड़ी मुझे दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। मैं वापस अपनी दुकान पर आया, वो फ़ोन मेरे हाथ में था और मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि रवि, ये फ़ोन लाखों का है, अगर तुम इसे बेच दो तो अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे से कर सकते हो और प्रेम के घर वालों की डिमांड भी पूरी कर सकते हो, घर में राशन ला सकते हो, अपने कर्ज उतार सकते हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि ये फ़ोन तुम्हें मिला है। मैंने उस फ़ोन को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और मेरे घर के हालात मेरी आंखों के सामने आने लगे। बहन के आंसू, माँ की परेशानी, बीवी की खामोशी और बच्ची की भूख, ये सब कुछ बस इस फ़ोन से ख़त्म हो सकता था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं इसे अपनी जेब में रख लूं और शाम को जाकर फ़ोन की दुकान पर बेच दूं, लेकिन फिर मेरे कानों में मेरी माँ की आवाज़ गूंजी कि बेटा, कभी हराम कमाई घर न लाना, घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सोच रहा था, एक तरफ मेरी मजबूरी थी और दूसरी तरफ मेरी ईमानदारी। मैं यही सब सोच रहा था कि शाम होने लगी और मैंने अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया था कि मुझे क्या करना है। फ़ोन मेरी जेब में था और वो मुझे एक बोझ की तरह महसूस हो रहा था। सूरज डूबने लगा और अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। मैं घर की तरफ चलने लगा। मेरी जेब में वो फ़ोन था। वो मुझे एक पत्थर की तरह भारी बोझ लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये फ़ोन मेरी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान लाने वाला है और उस औरत से यूं ही अचानक मिलना मुझे इतना भारी पड़ेगा। और फिर यही सब सोचते-सोचते मैं घर आया और खामोशी से जाकर अपने कमरे में लेट गया। दिल में एक अजीब-सी घबराहट थी जो मुझे चैन की सांस नहीं लेने दे रही थी। मैंने अभी तक उस फ़ोन को ऑन करके भी नहीं देखा था। वो मेरी जेब में बस रखा हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ चुप्पी सी छा गई थी, मगर मेरे अंदर के शोर से मुझे चैन नहीं मिल रहा था और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रहा था। मेरी जेब में रखा वो आईफोन किसी पत्थर से कम नहीं था जो मेरे सीने पर रखा और मेरा दम घुट रहा हो। पास ही मेरी पत्नी रिया सो रही थी और उसके साथ ही मेरी नन्ही सी बेटी नींद के मजे ले रही थी। मैंने उठकर उनके चेहरे को देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। और फिर अचानक रिया की आंख खुली। रात मेरी बेचैनी ने उसे भी जगा दिया था। उसने अंधेरे में मेरी तरफ देखा और धीरे से पूछा, रवि, आप अभी तक जाग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। मैंने उसे थोड़ी तसल्ली देते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। मगर रिया तो उठकर बैठ गई। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और घबराकर बोली कि आपका शरीर तो तप रहा है और माथे पर पसीना भी है। जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। दुकान पर कोई बात हुई है या फिर अंजलि के रिश्ते की वजह से परेशान है? मैंने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गया। मेरे दिल से आवाज आई कि मैं अभी रिया को सब कुछ बता दूं। मेरा दिल किया कि सब कुछ बता दूं, जो कुछ भी आज दुकान पर हुआ, जो फ़ोन मेरे पास है, लेकिन फिर मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो मुझे गलत न समझे। मैंने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, रिया, इंसान की ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसा वक्त आता है जो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी ज़रूरतें होती हैं और दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। मैं बस इसी कश्मकश में हूँ। और फिर एकदम रिया बोली कि रवि, परेशान न हो। आप वो इंसान हैं जो भूखा रह सकता है लेकिन कभी किसी का हक नहीं मार सकता। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता दें। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला है ना, आपको सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन याद रखना, गलत काम की कमाई से हमारे घर की परेशानियां तो दूर हो सकती हैं, लेकिन ये हमारे घर की खुशियों को बर्बाद कर देगा और हमारे सुकून को तबाह कर देगा। रिया की बातों ने मुझे हौसला दिया। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि हाँ रिया, तुम ठीक कह रही हो, तुम सो जाओ, मैं भी कोशिश करता हूँ। वो लेट गई थी, लेकिन मैं जानता था कि वो जाग रही है और मेरे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही है। और फिर कुछ देर बाद ही सूरज निकलने लगा, चारों तरफ रोशनी फैलने लगी, मगर मेरी जिंदगी में अभी भी अंधेरा ही छाया हुआ था। फिर मैंने हिम्मत की, मैं उठा और मैंने उस फोन को अपनी जेब से निकाल कर देखा कि धूप की रोशनी में वो फोन और भी ज्यादा चमक रहा था। मैंने उसे उलट पलट कर देखा। ये वाकई में एक कीमती और महंगी चीज थी। मेरे दिल में फिर से ख्याल आया कि अगर मैं इस फोन को बेच दूं
तो आज ही जाकर अंजलि की शादी की बात प्रेम के घर वालों से कर सकता हूँ। आज ही घर में महीने भर का राशन आ सकता है। लेकिन इस वक्त कमरे के दरवाजे पर माँ आ गई। उन्होंने मुझे हाथ में फोन पकड़े देख लिया और बोली, रवि बेटा, ये किसका फोन है? तेरे पास तो कभी ऐसा फोन नहीं था। मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से फोन छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब सच बोलने का वक्त था। और मैंने माँ को सारी बात बता दी कि माँ, कल एक बहुत ही अमीर औरत मेरी दुकान पर सब्जियां खरीदने आई थी और वो गलती से ये फोन मेरी दुकान पर ही भूल गई। मैं उसे वापस करने जा रहा हूँ। माँ मेरे पास आई और बैठ गई। उन्होंने वो फ़ोन मेरे हाथ से लिया और उसे गौर से देखने लगी, और फिर उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी कि मेरा शेर बेटा, मुझे तेरे ऊपर गर्व है। मुझे पता है ये फ़ोन देखकर तेरे दिल में न जाने क्या-क्या ख़्याल आए होंगे, लेकिन फिर भी तूने कुछ गलत नहीं किया और अपनी पूरी ईमानदारी से ये फ़ोन वापस करना चाहता है। मैंने माँ की बात सुनी और मेरा इरादा और ज़्यादा पक्का हो गया था। मैं ये फ़ोन जल्द से जल्द वापस करना चाहता था। घर में सब जाग रहे थे। मेरी छोटी बहन अंजलि ने मुझसे पूछा कि भाई, आप काम पर जा रहे हैं? तो मैंने उससे कहा कि हाँ बहन, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है। और उसे इतना कहकर मैं जल्दी से घर से बाहर निकला और फ़ोन अपनी जेब से निकाल कर देखने लगा। मैंने उस फ़ोन को ऑन करने की कोशिश की और जैसे ही मैंने उसे ऑन किया तो वो एकदम ऑन हो गया। उस पर कोई पासवर्ड भी नहीं लगा था। ये शायद वो लॉक नहीं था। फ़ोन जैसे ही ऑन हुआ मैंने देखा कि उसकी स्क्रीन पर एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर लगी हुई थी। मैंने सोचा कि इस औरत की बच्ची होगी। मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली तो वहाँ बहुत से नंबर अंग्रेजी में लिखे हुए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस पर कॉल करूं, और फिर मेरी नज़र एक नंबर पर, जिस पर डैड लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि ये ज़रूर उस अमीर औरत के बाप का ही नंबर होगा। मैंने नंबर डायल किया था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और फिर कॉल उठी। दूसरी तरफ से बहुत ही भारी और ज़ोरदार आवाज़ आई। हेलो, कौन है? मैंने धीरे से कहा, नमस्ते साहब, मैं रवि बात कर रहा हूँ। मैं एक सब्जी की दुकान लगाता हूँ। दूसरी तरफ एक पल के लिए खामोशी सी छा गई, लेकिन फिर आवाज़ आई, सब्जी वाले, तुम मेरी बेटी के फ़ोन से क्यों बात कर रहे हो? और ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने उन्हें जल्दी से बताया कि साहब, कल आपकी बेटी मेरी दुकान से सब्जियां खरीदने आई थी। वो गलती से अपना फ़ोन यहीं भूल गई। मैं ये फ़ोन उन्हें वापस करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम वही ईमानदार आदमी हो जिसका जिक्र किताबों में होता है। खैर, मेरी बेटी बहुत परेशान थी इस फ़ोन के लिए। तुम ऐसा करो कि ये फ़ोन हमारे घर पहुंचा दो। मैंने कहा, साहब, मैं भी यही चाहता हूँ, आप मुझे अपने घर का पता तो बता दे। मैं अभी ये फ़ोन देने वहाँ आ जाऊँगा। उन्होंने मुझे एक पता बताया जो शहर की एक महंगी सोसाइटी में था। वो इस शहर की सबसे महंगी सोसाइटी थी और वहाँ आम आदमी का जाना आसान नहीं था। मैं जल्दी से उस पते पर जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त मिला जो मुझसे बोला, क्या बात रवि भाई, आज दुकान पर नहीं जा रहे? तो मैंने उससे कहा कि नहीं, बस दुकान पर ही जा रहा था, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी काम करना है। उससे इतना कहकर फिर मैं आगे बढ़ गया। मेरे दिमाग में अभी भी बहुत सी बातें आ रही थी। मैं सोच रहा था कि पता नहीं वो औरत मुझे पहचानेगी भी या नहीं। कल उसके बात करने का तरीका बहुत ही ख़राब था। कहीं वो औरत मुझे चोर न समझ ले। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो सही करने जा रहा हूँ और सही करने वाले के साथ हमेशा ऊपर वाला होता है। और फिर मैंने एक रिक्शा वाले को रोका और उसे उस पते के बारे में बताया जो उस औरत के बाप ने मुझे बताया था। मैंने रिक्शा वाले से कहा कि भाई, इस पते पर जाना है, कितना किराया लोगे? रिक्शे वाले ने पता सुना और मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मेरे कपड़े पुराने थे और जूते घिसे हुए थे। उसने मुझसे कहा कि भाई, ये तो बहुत महंगी सोसाइटी है, वहाँ तो रिक्शे को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता। भाई, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा, मुझे वहाँ एक साहब ने बुलाया है, तुम बस मुझे सोसाइटी के गेट तक छोड़ दो। उसने मुझे वहाँ तक छोड़ने जाने के लिए हाँ तो कह दिया, मगर उसने फिर जो किराया बताया था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था और मेरे पास तो शायद इतने पैसे भी नहीं थे। लेकिन फिर भी मुझे ये फ़ोन तो उस औरत को वापस देना ही था। इसलिए मैं उसके रिक्शे में बैठ गया और रिक्शा चलने लगा। इस बीच मेरा हाथ बार बार मेरी जेब में जाता और उस फ़ोन को देखता। ये फ़ोन नहीं था, बल्कि मेरी ईमानदारी का सबूत था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे वहाँ जाकर कोई इनाम मिलेगा या वो औरत मेरा धन्यवाद करेगी। कहीं वो मुझे चोर ना समझे, कहीं वो मुझे गलत ना समझे। मैं तो बस ये फ़ोन उसे देखकर अपने सर से ये बोझ उतारना चाहता था। मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए था, बस मुझे मेरा खोया हुआ वो सुकून वापस चाहिए था, जो इस फ़ोन की वजह से मैंने कल से खो दिया था।
रिक्शा एक बड़े से गेट के सामने रुक गया। मैं रिक्शा से उतरा और उस रिक्शा वाले को किराया देने लगा। सामने एक बहुत बड़ी सोसाइटी का गेट था और वहीं पर एक चौकीदार भी था। मैंने उस चौकीदार को बताया कि मुझे इस घर में जाना है। चौकीदार ने इंटरकॉम पर बात की और फिर मुझे अंदर जाने को कह दिया। मैं पैदल चलता हुआ उस घर की तरफ गया। वो सोसाइटी देखने में ही इतनी महंगी लग रही थी कि किसी आम आदमी का वहां पर होना मुश्किल ही था। वहां हरे भरे पेड़ लगे हुए थे और एकदम साफ सुथरी सड़क थी। यहाँ की दुनिया ही अलग थी। यहाँ पर एक खामोशी और सुकून था, मेरी बस्ती के शोर शराबे से बिल्कुल अलग। आखिरकार मैं उस घर के पास पहुंच गया। ये एक महल जैसा घर था। उस घर के बाहर एक गेट था और ऊंची ऊंची दीवारें मेन गेट के साथ लगी हुई थी। मैंने घंटी को बजाया। कुछ देर के बाद उस बड़े से गेट पर एक छोटी सी खिड़की की तरह बने हुए दरवाजा खुला और उसमें से एक नौकर बाहर निकला। उसने यूनिफॉर्म पहन रखा था और वो मुझे देखते ही थोड़ा गुस्से से बोला कि हाँ बताओ, किससे मिलना है। मैंने उसे बताया कि मुझे मैडम जी से मिलना है, जो कल मेरी दुकान पर अपना फ़ोन भूल गई थी। मैं उन्हें ये फ़ोन वापस देने आया हूँ। उस नौकर ने मुझे एक बार फिर देखा और अंदर चला गया और फिर दोबारा आया और उसने इस बार दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया था और बोला कि अंदर आ जाओ, मैडम नाश्ता कर रही हैं, अभी तुम यही लाउंज में बैठ जाओ। मैं डरते डरते अंदर गया। सामने बहुत ही खूबसूरत लाउंज था जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। मैंने अपने घिसे हुए जूते उतारने का सोचा, लेकिन फिर डर गया कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। वहां का फर्श इतना साफ था कि मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा था। सोफे इतने नरम लग रहे थे कि बैठने में डर लग रहा था। और फिर वही नौकर मेरे पास दोबारा आया और बोला, मैडम अभी नीचे आ रही हैं, खड़े रहो। मैं वहां खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी, छत पर बड़े बड़े झूमर लग रहे थे। ये सब देखकर मुझे मेरी गरीबी का एहसास और ज्यादा होने लगा। हम एक ही शहर में रहते थे, मगर हमारी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। कुछ ही देर के बाद सीढ़ियों से टिक टिक की आवाज आई। मैंने नजर उठाकर देखा तो वही औरत उतरकर नीचे आ रही थी जो कल मेरी दुकान पर सब्जियां खरीदने आई थी। उसने आज भी वैसे ही कल की तरह एक बहुत ही कीमती सूट पहन रखा था, लेकिन आज भी उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने मुझे देखा और रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा ही गुस्सा था। तो तुम हो सब्जी वाले? उसने सख्त लहजे में कहा। मुझे एक सदमा सा लगा। मुझे लगा था कि वो औरत खुश होगी, लेकिन उसका ये कहने का तरीका तो कुछ और ही कह रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से जेब से फोन निकाला और कहा कि जी मैडम, ये आपका फोन है, कल आप इसे मेरी दुकान पर भूल गई थी। मैंने फोन उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने एकदम झटके से मेरे हाथ से फोन छीन लिया, जैसे मैं उसे ये फोन देने नहीं आया हूँ, बल्कि उसे छीन कर वापस ले जाऊंगा। उसने फौरन फोन ऑन किया और चेक करने लगी। मैं खामोशी से खड़ा उसे देखता रहा। मुझे उम्मीद थी कि वो अब मेरा धन्यवाद करेगी, मगर वहां जो हुआ मैंने सोचा भी नहीं था। फोन चेक करने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और बहुत जोर से चीखी, सिर्फ फोन है, मेरा चेक कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? मेरे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मैं हैरान हो गया और मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मैडम जी, कौन सा चेक? मुझे तो बस ये फोन मिला। बकवास बंद करो, उसने चीख कर कहा। इस फोन के कवर में मेरे 5 लाख का चेक था, वो कहाँ है? मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। 5 लाख का चेक? मैंने तो कवर खोलकर भी नहीं देखा था। मैडम जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कोई चेक नहीं मिला। मैं तो ईमानदारी से ये फोन आपको वापस करने आया हूँ। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं। फिर वो औरत चीखते हुए बोली, ईमानदारी का नाटक कहीं और जाकर करना। सच सच बताओ कि मेरा 5 लाख रुपए का चेक कहाँ है? तुम जैसे लोगों को मैं खूब जानती हूँ। पहले चीजें चुराते हो और फिर ईमानदारी का नाटक करते हो। इनाम के लालच में ज्यादा ड्रामे मत करो। जल्दी से बता दो मुझे कि मेरा चेक कहाँ है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैडम जी, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर चोर नहीं हूँ। उस औरत ने मेरी बात सुने बिना ही अपने नौकर को बुलाया और बोली कि जल्दी से पुलिस को फोन करो और उनसे कहो कि जल्दी मेरे घर पर आए, एक चोर पकड़ा गया है। मैंने कहा, नहीं मैडम जी, पुलिस को मत बुलाओ, मैं सच कह रहा हूँ, ऊपर वाले से डरो। मैंने तो नेकी का काम किया है। मैं तो अपनी पूरी ईमानदारी से आपको ये फोन वापस देने आया था। मैंने तो इस मोबाइल के कवर को खोलकर भी नहीं देखा और ना ही मुझे पता कि इसके अंदर कोई चेक भी था। मगर उस औरत ने मेरी एक न सुनी और बोली, अब तो तुम पुलिस को ही सच बताओगे कि चेक कहाँ है।
उसके नौकर ने जल्दी ही पुलिस को फोन कर दिया और बोला, हेलो इंस्पेक्टर, हमारे घर में एक चोर है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। जी हाँ मैडम, का वही फोन वाला मामला है, जल्दी आइए। मैं मजबूर होकर वहां खड़ा रहा। मुझे अपनी माँ की वो बात याद आ रही थी कि बेटा, ईमानदारी का रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये रास्ता मुझे सीधा जेल के सलाखों तक ले जाएगा। मैंने वहां से भागने की कोशिश नहीं की, मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने भागने की कोशिश की तो फिर ये सब सच में मुझे चोर समझेंगे। मैं वहीं बेबसी की मूरत बना खड़ा रहा और मेरे दिल में ये डर बैठा जा रहा था कि अब ईमानदारी ही मेरी बर्बादी का रास्ता बन जाएगी। बाहर से पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। कुछ ही देर के बाद भारी जूते से चलने की आवाज घर के बाहर से आने लगी और फिर एकदम से दरवाजा खुला और 3 पुलिस वाले सामने खड़े थे। आगे एक इंस्पेक्टर था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें और एक रोबदार आवाज थी। कौन है वो जिसने चोरी करने की हिम्मत की है? इंस्पेक्टर ने गरजदार आवाज में पूछा। वो औरत सोफे से उठी और इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ी कि इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। यही है वो आदमी जिसने मेरे 5 लाख का चेक चुराया है और अब ईमानदारी का ड्रामा करता हुआ ये फोन वापस देने आया है, ताकि हम सब ये समझें कि इसने तो कुछ किया ही नहीं, मगर सच तो यही है कि ये एक नंबर का चोर है। उस इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी कि मुझे उसके देखने से ही डर लग रहा था। उसने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा, जैसे किसी मुजरिम को देख रहा हो, और वो कहने लगा कि हालात फकीरों जैसे हैं और शौक चोरी के पाल रखे हैं। इंस्पेक्टर मेरी तरफ बढ़ा और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे जोर से झंझोड़ा। मैं दर्द और खौफ से कांप रहा था और फिर बोला, साहब, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मैं तो बस इनका फोन वापस करने आया था। उस औरत ने एकदम मेरी बात काट दी और बोली, देख रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे वही एक बात बार बार कह रहा है जो हर चोर कहता है। मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन इसी ने मेरा फोन चुराया और इसमें रखा हुआ 5 लाख का चेक भी इसमें से गायब कर दिया और अब फोन वापस करने का नाटक करके ईमानदार बन रहा है ताकि इसके ऊपर किसी को कोई शक न हो। मैंने उस औरत के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा कि मैडम, आप मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं। अगर मैं चोर होता तो ये फोन भेज देता, मैं इसे कहीं भी बेच देता और गायब हो जाता, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, इसलिए मैं ये फोन आपको वापस देने आया हूँ। इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनकर थोड़ा सोचा और फिर उसने उस औरत की तरफ देखा और बोला कि मैडम, इसकी ये बात तो ठीक है, अगर इसने 5 लाख का चेक गायब किया होता तो फिर ये फोन वापस करने क्यों आता, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता? ये फोन बेचकर गायब भी हो सकता था। उस औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप इस चोर की तरफदारी कर रहे हैं। ये गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। इसने सोचा होगा कि फ़ोन ट्रेस हो जाएगा और ये पकड़ा जाएगा, इसलिए ये फ़ोन यहाँ वापस करने आ गया। उस औरत की वो बात सुनकर मैं रो पड़ा। मेरे आंसू ज़मीन पर गिरने लगे। मैंने उस इंस्पेक्टर से कहा कि साहब, मेरे घर में खाने को दाना भी नहीं है। मेरी बहन की शादी टूटी है सिर्फ पैसों की वजह से। अगर मैं चोर होता तो कल ही ये फ़ोन बेचकर अपनी सारी परेशानी दूर कर लेता। ऊपर वाले के डर से ऐसा नहीं किया। क्या ऊपर वाले से डरने की ये सज़ा है कि आप मुझे चोर कह रहे हैं? इंस्पेक्टर ने मेरी बात अनसुनी कर दी और वो मेरे पास आया। उसने मेरा गिरेबान पकड़ा और कहा कि देख बेटा, शराफत से बता दे कि वो चेक कहाँ पर है, वरना थाने लेकर जाकर ऐसी पिटाई करूंगा कि तेरी 7 नस्लें भी चोरी करने से डरेंगी। मैं कांपने लगा। थाने का नाम सुनते ही मेरे पसीने छूट गए। मैंने सुना था कि पुलिस वाले गरीबों की खाल उधेड़ देते हैं। मैंने कहा कि साहब, मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहें तो मेरी तलाशी ले लें, मेरे पास घर वापस जाने के किराए के 100 रुपए भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। इंस्पेक्टर ने हवलदार को इशारा किया, तलाशी लो इसकी। और फिर उस हवलदार ने मेरी पूरी तरह से तलाशी ली तो उसे मेरे कुर्ते की जेब में कुछ चिल्लर और 10-10 के मुड़े हुए 2 नोट मिले और इसके अलावा मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। उस हवलदार ने मेरी जेब से वो चिल्लर निकालकर उस इंस्पेक्टर को दे दिया और बोला, सर, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। उस इंस्पेक्टर ने वो सिक्के और नोट देखे और फिर मेरी तरफ देखा और कहा कि चेक कहाँ है? तेरे साथ तेरा कोई साथी है जो तूने वो चेक उसे दे दिया या फिर कहीं और छुपाया है? मैंने डरते हुए कहा कि साहब, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला आया हूँ। आप चाहे तो बाहर गेट पर चौकीदार है, उससे पूछ लें। मैं अकेला रिक्शा में आया था। उस औरत ने घूरते हुए कहा कि इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे थाने ले जाएं और जेल में बंद कर दें और फिर इससे सच उगलवा लें। मुझे मेरा वो चेक हर हाल में वापस चाहिए।
ये सिर्फ एक चेक की बात नहीं है, बात यह है कि इन जैसे गरीब चोरों को भी पता चलना चाहिए कि अमीरों की चीजें चुराना कोई आसान काम नहीं है। मैंने उस औरत के पैर पकड़ने की कोशिश की कि मैडम जी, मेरे ऊपर रहम करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे घर में मेरी छोटी बहन है, माँ है, मेरी पत्नी है, बेटी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका क्या होगा? वो सब भूखे मर जाएंगे। आपके पास तो ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, फिर क्यों आप मुझ जैसे गरीब पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं? उसने गुस्से से मुझे देखते हुए अपना पैर पीछे कर लिया। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। ये ड्रामा अपनी पत्नी और बच्चों को दिखाना। मुझे बस मेरा चेक चाहिए। और फिर इंस्पेक्टर ने मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे खड़ा किया और बोला, अब तो तू जेल जाकर ही मानेगा। अब तो तुझे हवालात की हवा खिलानी ही पड़ेगी। जब तेरे ऊपर डंडे बरसेंगे तो तुझे याद आएगी कि वो चेक कहाँ पर है। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का चेहरा आने लगा। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। मेरी बहन उम्मीद लिए बैठी होगी और मैं यहाँ झूठे इल्जाम में फंस चुका था। मैं गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। साहब, मेरे साथ ऐसा ना करें, मुझे जेल ना लेकर जाएं। मेरी माँ बूढ़ी है, वो सदमे में मर जाएगी। आप मेरे घर जाकर देख लें, मेरे हालात देख लें। हम भूखे मर सकते हैं मगर चोरी जैसा गलत काम कभी भी नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा कि जज्बाती बातें मत कर, कानून सबूत मांगता है। मैडम कह रही हैं कि फोन के कवर में चेक था और अब नहीं है, तो वो चेक कहाँ गया? और ये फोन तेरे पास ही था, इसका मतलब साफ है कि तू ही चोर है। उस इंस्पेक्टर ने चमकदार हथकड़ी निकाली और मेरे हाथों में लगा दी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने आखिरी कोशिश करनी चाहिए और कहा कि साहब, एक बार मेरी बात सुन लो। इस फोन को देख लो, इस फोन में शायद कोई ऐसी चीज हो जो मेरी बेगुनाही का सबूत बन जाए। वो औरत एकदम से बोली कि इसमें फोन देखने वाली क्या बात है? ये मेरा फोन है और मैं जानती हूँ कि इसमें क्या है। तुम बस वक्त बर्बाद कर रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे, इसकी तबीयत खराब हो रही है। उसकी शक्ल देखकर इंस्पेक्टर ने मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी। ये सिर्फ हथकड़ी नहीं थी, बल्कि मेरी इज्जत और ईमानदारी की सजा थी। चलो बाहर। हवलदार ने मुझे धक्का दिया। मैं लड़खड़ा गया लेकिन संभल गया। मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं सोच रहा था कि जब मेरे परिवार को ये सब कुछ पता चलेगा तो क्या होगा। मेरी बहन क्या सोचेगी कि उसका भाई चोर बनकर जेल जा रहा है। हम उस घर से बाहर निकलने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर रुका और बोला कि मुझे ये फोन चाहिए, सबूत के तौर पर। मेज पर रखा हुआ आईफोन उसने उठाया। उस औरत ने पूछा कि क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर अपने हाथ में फोन को घुमाता हुआ बोला कि मैडम, हमें ये फोन चाहिए। किस फोन का केस है? हमें इस फोन को अपने साथ लेकर जाना होगा, एफआईआर भी लिखनी होगी। ये सुनकर वो औरत घबरा गई। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली कि इसकी क्या जरूरत है? मैंने बता तो दिया कि ये फोन मेरा है। आप बस इस चोर को ले जाइए और ये फोन मुझे वापस दे दें, मुझे इसकी जरूरत है। इंस्पेक्टर बोला, देखिए मैडम, ये फोन इस केस का हिस्सा है, ये रिकवरी का माल है। जब तक केस चलेगा ये फोन पुलिस के पास रहेगा। आपको अदालत से इस तारीख पर लेना होगा। नहीं नहीं, मैं अदालत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। आप फोन यहीं रहने दें, बस इससे मेरे पैसे निकलवा दें। वो इंस्पेक्टर बहुत पहुंचा हुआ था। वो इंसान की घबराहट को देखकर ही पहचान जाता था कि कहाँ मामला गड़बड़ है। वो उस औरत को घबराता हुआ देखकर समझ गया था कि जरूर कोई ना कोई बात है। उस इंस्पेक्टर ने फोन को देखा, फिर उस औरत को देखा और बोला, मैडम, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? ये फोन ही तो इस बात का सबूत है। इस आदमी ने इस फोन को चुराया था। अगर ये फोन हमारे पास नहीं होगा तो मैं अदालत में क्या साबित करूंगा? वो औरत झूठी मुस्कान दिखाते हुए बोली, मैं घबरा नहीं रही। दरअसल इस फोन में मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ पिक्चर्स हैं, बस इसीलिए। और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल चीजें सब देखें। उस इंस्पेक्टर ने कहा कि मैडम, आप फिक्र न करें, हम फोन ऑफ कर देंगे। हमारा काम इस फोन के अंदर क्या है उसे देखना नहीं है, बस इस फोन को सबूत के तौर पर पेश करना है। और फिर जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने उस फोन को देखा और उसका डेटा ऑन किया, उस पर काफी सारे नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए। इतनी ही देर में वो औरत फिर चीखी कि बंद करें इसे, आपको हक नहीं है मेरा फोन चेक करने का, ये मेरी प्राइवेसी है। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा कि मैडम, अब ये केस पुलिस के हाथों में है और कानून हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम हर चीज को अच्छे से चेक करें। और इंस्पेक्टर ने फोन की सेटिंग ऑन की और उस वक्त एक नोटिफिकेशन उस फोन पर आया। इंस्पेक्टर की नज़र उस नोटिफिकेशन पर पड़ी। मैं खामोशी से खड़ा सब कुछ देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत इस फोन को लेकर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही है। क्या मेरी किस्मत बदलने वाली थी या तो फिर ये एक और नई आने वाली परेशानी का इशारा था?
उस इंस्पेक्टर ने वो नोटिफिकेशन पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने जल्दी से उस नोटिफिकेशन पर टच करके पूरा व्हाट्सएप ओपन कर लिया। वो औरत डरकर एकदम आगे बढ़ी ताकि इंस्पेक्टर के हाथ से फोन छीन ले। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा फोन दे दीजिए, वरना मैं आपकी शिकायत कमिश्नर से करूंगी। आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। उसके हवलदार ने औरत का रास्ता रोक लिया और बोला, मैडम पीछे हट जाइए, साहब को अपना काम करने दें। इंस्पेक्टर की उंगलियां बहुत तेजी से फोन के स्क्रीन पर चल रही थी, साथ साथ कुछ पुराने मैसेज पढ़ रहा था। और फिर उसने गुस्से से उस औरत की तरफ देखा। उस कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई थी, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर इंस्पेक्टर ने फोन से नजर हटाकर उस औरत को घूरा। अब इंस्पेक्टर की आंखों में उस औरत के लिए कोई इज्जत नहीं थी, बल्कि गुस्सा था जो एक मुजरिम के लिए होता है। फिर मुझे देखा और बोला, रवि, तुम कह रहे थे कि तुमने इस फोन को ऑन भी नहीं किया। मैंने डरते डरते जवाब दिया कि जी साहब, मैं बस सुबह एक कॉल करने के लिए इस फोन को ऑन किया था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। इंस्पेक्टर ने गहरा सांस लिया और बोला, अच्छा हुआ नहीं देखा, अगर देखते तो फिर शायद तुम यहाँ तक जिंदा न पहुंच पाते। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिंदा न पहुंच पाते? क्यों इंस्पेक्टर साहब, ऐसा क्या है इस फोन में? वो औरत अब बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। वो सोफे पर गिरते हुए बैठ गई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इंस्पेक्टर ने उस औरत की बात को काटते हुए कहा कि मैडम, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या समझ रहा हूँ, और बाकी का सच अब थाने जाकर पता चलेगा। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा कि हवलदार, इसके हाथों में से ये हथकड़ी निकाल दो। हवलदार ने मेरे हाथों में से हथकड़ी निकाल दी। और फिर इंस्पेक्टर बोला, गाड़ी तैयार करो और हेडक्वार्टर फोन करो, हमें और सिपाहियों की जरूरत पड़ सकती है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर तो कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया हो। इंस्पेक्टर की वो बड़ी बड़ी आंखें अब उस औरत के चेहरे पर जमी हुई थी जो कुछ देर पहले मुझे मुजरिमों की तरह देख रही थी। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, ये जो हथकड़ियां हैं इस औरत को लगा दो। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने जो सुना था मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। हवलदार औरत की तरफ बढ़ा। वो औरत उठ खड़ी हुई। इंस्पेक्टर साहब, ये चोर है, इसने मेरा फोन चुराया और आप मुझे ही हथकड़ी लगाने की बात कर रहे हैं। फिर इंस्पेक्टर बोला, अपना ड्रामा बंद करो मैडम, हमें सच पता चल गया। और इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक अलग ही सुकून सा था, जैसे उसने किसी बहुत बड़े मुजरिम को पकड़ लिया हो। लेकिन फिर इंस्पेक्टर ने उस औरत से कहा कि मैडम, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये फोन आपका ही है ना? औरत ने हड़बड़ाते हुए कहा कि जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा ही फोन है, मैं 50 बार बता चुकी हूँ। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत बढ़िया। इंस्पेक्टर ने अपनी आवाज तेज की जो उस कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। हवलदार, जल्दी से यह हथकड़ी इस औरत को लगाओ। इंस्पेक्टर की ये बात सुनते ही हम सब हैरान रह गए और वो औरत पत्थर की मूरत बन गई। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया इंस्पेक्टर? क्या आप मुझे जानते नहीं हैं? मैं इस शहर के बड़े बिजनेसमैन की वाइफ हूँ। आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हैं? लेकिन इंस्पेक्टर ने उस फोन की स्क्रीन सबके सामने कर दी और बोला, मैडम, ये फोन 3 महीने पहले की एक ऑनलाइन फ्रॉड के केस के रिकॉर्ड पर है। हमारी पूरी टीम पिछले 3 महीने से इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। इस फोन से बहुत से गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खाली किए गए। आज ये फोन पकड़ा गया और आपने खुद कहा है कि ये फोन आपका है। उस औरत के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने नींबू निचोड़ दिया हो। उसके पैर डगमगाने लगे और वो जोर से बोली, नहीं, ये झूठ है, ये फ़ोन तो मैंने। वो ये बात पूरी नहीं कर सकी, तभी इंस्पेक्टर बोला कि आपने ये फ़ोन ख़रीदा था। किससे? आप चोरी का फ़ोन ख़रीदती हैं और इससे लोगों के बैंक अकाउंट खाली कराती हैं और इस फ़ोन को अपनी गाड़ी की सीट के नीचे छुपा कर रखती हैं। कल ये फ़ोन गलती से आपके पास से निकलकर इस सब्ज़ी वाले की दुकान पर गिर गया। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ इशारा किया और बोला कि इस गरीब की बदकिस्मती तो देखो, ये अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए आपके घर इस फ़ोन को वापस करने आ गया और आप डर गईं कि अगर इसने गलती से आपका ये फ़ोन ऑन किया तो आपके काले करतूत सबके सामने आ जाएंगी। इसलिए आपने उल्टा इसके ऊपर ही अपने 5 लाख का चेक चोरी होने का इल्ज़ाम लगा दिया ताकि पुलिस इसे चोर समझकर ले जाए और आपका फ़ोन आपको वापस मिल जाए। और अब वो औरत बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर रोने लगी। हवलदार ने आगे बढ़कर वही हथकड़ी उस औरत के नाजुक हाथों में लगा दी जो कुछ देर पहले मेरे हाथों में लगी हुई थी। इंस्पेक्टर उस औरत के ऊपर चीखा और बोला, यही है वो औरत जो गरीब लोगों को इस फोन से लूटती थी। इस औरत ने कभी उन मासूम गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा और न ही किसी की बेबसी देखी, बस अपनी तिजोरियां भरती रही। और जब ये बेचारा अपनी ईमानदारी से ये फोन यहाँ लेकर आया
तुमने खुद को बचाने के लिए इसको ही चोर बना दिया। उस औरत का सारा गुरूर चकनाचूर हो चुका था। अब उस औरत का सच सबके सामने था। फिर वो इंस्पेक्टर मेरे पास आया और वो सीधे खड़े होकर मुझे सैल्यूट करने लगा। मैं डर गया, अरे साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो एक मामूली सा सब्जी बेचने वाला हूँ। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत थी। वो बोला, नहीं रवि, तुम मामूली नहीं हो, तुम तो हीरा हो जो आज भी अपनी ईमानदारी से चमकते हो। तुम एक मामूली से सब्जी वाले होकर भी इतने ईमानदार हो, और ये औरत करोड़ों की मालकिन होकर भी इतनी बेईमान है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी वजह से आज एक बहुत बड़ा मुजरिम पकड़ा गया। कानून तुम्हारा धन्यवाद करता है। तुम अपनी ईमानदारी से फ़ोन वापस करने आए, और अगर तुम लालच में आकर ये फ़ोन बेच देते तो शायद हम ये केस सॉल्व ही नहीं कर पाते। तुम्हारी ईमानदारी ने आज इंसाफ का सर फ़क्र से ऊंचा कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू दुखी नहीं, खुशी के थे। और मैं बोला, साहब, मैंने तो बस वही किया जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की है। जाओ रवि, अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। और याद रखना कि इज्जत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि इंसान के कैरेक्टर से होती है। मैं बहुत फक्र से उस घर से बाहर निकला। उस दिन मुझे कोई इनाम नहीं मिला था, मेरी जेब अभी भी खाली थी, लेकिन आज मुझे वो मिला था जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होता है, और वो थी इज्जत जो हर किसी को नहीं मिलती। और फिर जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी माँ ने मुझे देखकर गले लगाया, और फिर जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो मेरी माँ ने आसमान की तरफ देखते हुए ऊपर वाले को धन्यवाद किया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि देखो बेटा, जो इंसान ईमानदार होता है उसके साथ ऊपर वाला कभी कुछ गलत नहीं करता। आज अगर तुम हराम की तरफ जाते तो तुम जेल में होते। और फिर इस हादसे के बाद मेरी जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आया। इसके बाद हम सब की जिंदगी बदलने लगी। अब मेरी दुकान पर भी बहुत ग्राहक आते थे और मेरी बहुत अच्छी बिक्री हुआ करती थी, और हमारे घरेलू हालात पहले से ज्यादा बेहतर होते गए। अब मेरी बहन अंजलि का रिश्ता भी एक बहुत अच्छे घर से आया था, जहाँ कोई डिमांड भी नहीं थी, और उन्हें एक अच्छे इज्जतदार घर की बेटी चाहिए थी। मैंने अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया, और कुछ ही महीनों के बाद उसकी भी शादी हो गई। और अब मेरी वही छोटी सी सब्जी की दुकान नहीं रही थी, बल्कि एक बहुत बड़ी दुकान हो गई जिसमें 3-4 लोग काम किया करते थे, और मैं सिर्फ ठेके पर बैठकर पैसों का हिसाब किताब किया करता था। अब मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और घर में खुशी और सुकून था। लेकिन आज भी वो आईफोन वाली बात नहीं भूल सका, और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर मैं उस दिन अपनी ईमानदारी से फ़ोन वापस नहीं करने जाता और मेरे मन में लालच आ जाता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन मुझे ये सोचकर खुशी होती कि मुझे मेरी माँ की परवरिश ने एक गलत काम करने से बचा लिया, और मैंने अपनी ईमानदारी से वो फ़ोन वापस किया। और शायद मेरी यही ईमानदारी ऊपर वाले को भी इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी कि अब मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।